गुड मॉर्निंग। चलिए ऐसी क्लास शुरू करते हैं। जहाँ तक कि हमने बात कर ली थी भाग 1 और भाग 1 पे जो सारी चीज़ें परिवर्तित हुई उन पर अब भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 अर्थात नागरिकता। पहले हमने जाना भारत क्या होता है, नाम क्षेत्र क्या है, राज्य कितने हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में जाना जिसमें हमने फजल अली आयोग तक जाना। अब हमें बात करनी है भाग 2 नागरिकता। नागरिक कौन है? नागरिक वह व्यक्ति है जिसे राज्य ने कुछ अधिकार दिए हैं। कौन से अधिकार? कुछ राजनीतिक अधिकार। जैसे अगर हम कहें आर्टिकल 14, 15, 19, 29, 30, ठीक है, तो ये जो मूल अधिकार हैं वो किसके लिए हैं? केवल नागरिकों के लिए है और अन्य अधिकार सबके लिए है। यानी कि जिसे कुछ विशिष्ट अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, जैसे राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने का अधिकार, ठीक है। तो वो कौन है? नागरिक है। नागरिक कैसे बनाया जाता है? क्या नागरिकता कभी त्याग दी जाती है? नहीं, आप नागरिकता त्याग नहीं सकते हो। नागरिकता आपको त्याग सकती है, बिल्कुल हाँ त्याग सकती है। जहाँ पे भारत जैसे देशों में या फिर दुनिया के सभी देशों में लगभग जैसे ही आप किसी अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करते हैं आपके देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है, पहले देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर भारत के आप हैं और अमेरिका की नागरिकता आपको मिल गई, भारत की नागरिकता आपको समाप्त हो जाएगी। तो इस आधार पे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती। दोहरी नागरिकता का तात्पर्य क्या है? जैसे अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति वो राज्य का भी नागरिक होता है और केंद्र का भी नागरिक होता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था फेडरेशन जहाँ पे कुछ राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया और संघ बनाने के बाद में वहाँ पे उन्होंने केंद्र के पास में कुछ विषय दिए और सारे विषय अपने पास रख लिए। ऐसे में उन्होंने क्या किया है कि नागरिकता अपने पास रखी है। तो कोई भी व्यक्ति कैलिफोर्निया राज्य का भी नागरिक हो सकता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी नागरिक होगा। ये अमेरिका का दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में ऐसे प्रावधान नहीं है। भारत में एक नागरिकता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? भारत एक यूनियन है जहाँ पे जो राज्यों का गठन हुआ है, राज्यों का गठन कमोवेश केवल प्रशासनिक इकाइयों के रूप में हुआ है, या फिर कहिए केंद्र के सहायक के रूप में राज्यों का गठन हुआ है। राज्यों ने मिलकर केंद्र का गठन अमेरिका जैसा नहीं किया है, ठीक है। तो कहा गया कि कुछ लोगों को तो संविधान जैसे ही प्रारंभ होगा वैसे ही नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन नागरिकता के बारे में जो आगे कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि नागरिकता में समय समय पर चेंजेस होंगे, स्थितियाँ बदलेंगी, परिस्थितियाँ बदलेंगी। ऐसे में संसद क्या करेगी? साधारण बहुमत से नागरिकता में संशोधन कर सकती है। नागरिकता का संशोधन कैसे होगा? तो संसद द्वारा होगा और साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत से होगा, इसीलिए इसे संविधान संशोधन नंबर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि साधारण बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन को कोई नंबर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो भारत में समस्या ये थी कि भारत एक विभाजित स्थिति में भारतीय सरकार को मिला था। यूँ कह लीजिए कि हमें स्वतंत्रता एक विभाजित स्थिति मिली थी और विभाजन और प्रॉविशन की विभीषिका में हम बहुत भयंकर रूप से फंसे हुए थे। तो ऐसे में हमारे पास एक प्रश्न था कि जो भारत में पहले से हैं, जो भारत में आए, जो भारत में पहले थे पाकिस्तान चले गए, या फिर जो भारत में पहले थे पाकिस्तान गए फिर भारत आ गए, तो इनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाए। कमोवेश हमने इन प्रश्नों का हल निकालने की संविधान के प्रारंभ में ही कोशिश की और कहा कि जिन प्रश्नों का हल यहाँ पे नहीं निकल सकता या फिर सामयिक आधार पे जो प्रश्न उभरेंगे उन प्रश्नों पे कोई भी बिल, विधेयक या यूँ कह लीजिए कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, वो भी सामान्य बहुमत से होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि पहला तो अधिवास, आप लोग अधिवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो अधिवास के आधार पर हम क्या कर देंगे? किसी को नागरिकता दे देंगे। अधिवास का मतलब क्या होता है? अधिवास का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्थायी रूप से रहना चाहता है, एक अनिश्चित समय से रह रहा है और स्थायी रूप से रहना चाहता है और इरादतन रहना चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई है जो कि इस
इंतजार में बैठा है कि कब पैसा हो, कब कनाडा चला जाए। हालांकि वो इसे व्यक्त करे ना करे, हम इस आधार पे उसकी नागरिकता वापस नहीं ले सकते, लेकिन एक स्थायी रूप से रह रहा है और लंबे समय तक रहना चाहता है, हम उसे क्या कहेंगे, अधिवासी कहेंगे। ठीक है। अब हमारे सामने वो समस्या आई कि हम किस डेट तक भारत में आने वाले को भारतीय मान लें और किस डेट तक भारत से बाहर जाने वाले को भारतीय मान लें, मतलब पाकिस्तान जाने वाले को भारतीय न माने। तो हमने डेट निश्चित किया, यहाँ पे 19 जुलाई 1948 ये डेट फिक्स कर दिया कि इससे पहले जो पाकिस्तान से भारत आएगा उसको हम क्या करेंगे, नागरिकता दे देंगे। और वहीं 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत से चले गए पाकिस्तान को हम नागरिकता नहीं देंगे। तो कहा गया ठीक है, ये तो क्या है, अधिवास क्या है, और पाक को प्रयोजन करने वाले। अब कहा गया कि भारत से बाहर रहने वाले को कैसे दिया जाएगा। भारत से बाहर रहने वाले को किस प्रकार से दिया जाएगा, इसकी चर्चा से पहले हम भारत में पाए जाने वाले कुछ नागरिकता के क्रमों को देखते हैं, किस प्रकार से नागरिकता मिल जाएगी। पहला, जन्म के आधार पे, जिसका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर हुआ है, जैसे हम और आप, हम क्या किए हैं, हम भारतीय राज्य क्षेत्र में पैदा हुए, और राज्य क्षेत्र में पैदा होना क्या नागरिकता दे देगा, तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर कोई भारत में पैदा हुआ, उसका माता या पिता अवैध प्रवासी है, तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। यहाँ से यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है। तो अवैध प्रवासी चाहे माता हो चाहे पिता हो, ऐसी स्थिति में जो पुत्र प्राप्त होगा उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। जैसे भारत के बंगाल में कोई बांग्लादेशी व्यक्ति आया अवैध प्रवेशन करके, और वो इसने यहाँ पे शादी कर लिया, और उससे प्राप्त जो पुत्र होगा वो भारतीय नहीं होगा। तो जन्म से नागरिकता में ये है कि दोनों, या तो अगर वो भारतीय प्रवासी है तो लीगल प्रवासी हो, और दोनों में से वो जन्म जब लेगा तो कोई अवैध प्रवासी नहीं है। ठीक है। तो जन्म से नागरिकता। वंशक्रम, कहा कि भारत से बाहर अगर जन्मा है तो क्या दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, इन सब, अगर इनमें से कोई एक भारत से संबंध रखता है या भारतीय है, तो उसे वंशक्रम के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हो सकता है कि कोई रहा हो भारत में रहा हो और कुछ समय के लिए वो विदेश चला गया हो, या फिर कुछ पीढ़ियां विदेश में हो उसकी। तो कहा गया ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जब जन्म हुआ उसे 6 माह के भीतर आप क्या करो, वहां के दूतावास में उसका रजिस्ट्रेशन करा दो। रजिस्ट्रेशन करा दोगे तो क्या होगा कि उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन से कैसे, मान लीजिए दुनिया के आप किसी भी देश के व्यक्ति हैं, आपने क्या किया कि कुछ शर्तें निश्चित कर दी भारत सरकार ने, चाहे पहले जो है 10 वर्ष अब फंक्शनल रिलेशनशिप में रहना है, मतलब भारत में आए भारतीय व्यक्ति से शादी की और कम से कम 10 वर्ष तक फंक्शनल रिलेशनशिप में रहे, या फिर भारत आए और लंबे समय तक आप भारत में रहे और अब आपको भारत में रहने के लिए नागरिकता की आवश्यकता है। 5 वर्ष और 10 वर्ष, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। ठीक है। तो कहा गया कि अगर कोई महिला है जो भारतीय पुरुष से शादी कर लेती है, तो वो 2 वर्ष फंक्शनल रिलेशनशिप में रहे और 5 वर्ष उसका संबंध रहे उससे, तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाए। अब देखेंगे कि तमाम ऐसी जगहों पे जहाँ पे विदेशी आते हैं रिसर्च करने के लिए, वो क्या करते हैं, जैसे वो आए वहाँ से जो है वीजा पासपोर्ट लेके, भारत में उनका वीजा एक्सपायर हो गया, तो क्या होता है ना कि वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि कुछ उन्हें पैसा देते हैं और उनसे रजिस्टर्ड मैरिज कर लेते हैं।
रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया तो उनके पास भारत में रहने के लिए अब उन्हें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो भारतीय भी नहीं बने हैं, लेकिन उन्हें भारत में रहने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक भारतीय की वो पति या पत्नी है। तो ऐसे में समस्या ये हो जाती है ना कि जब ये रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के जब इनका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है तो ये चले जाते हैं, मतलब ये जिस उद्देश्य के लिए आए होते हैं वो उद्देश्य कंप्लीट होने के बाद ये चले जाते हैं डिवोर्स लेके। तो ये एक बड़ा इलीगल मैटर फंसता है, और खासकर ये चीज़ें उत्तर प्रदेश के बनारस में, राजस्थान में, या यूँ जहाँ पे पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो जहाँ पे केवल रजिस्टर्ड मैरिज की चीज़ें चलती हैं, वो क्यों? क्योंकि उन्हें भारत में लंबे समय तक रहना है, बार बार वीजा पासपोर्ट के ऑफिस का चक्कर कौन काटे। खैर, तो अगला देशीकरण। अगर कोई विदेशी, यानी यहाँ पे एक बात समझिएगा, पंजीकरण में आपको कहीं ना कहीं से भारतीय मूल से संबंधित होना चाहिए, भारतीय मूल से संबंधित होना चाहिए। चाहे आप विवाह कर लीजिए, चाहे आप पहले से किसी हिसाब से आप मैनेज करिए, लेकिन देशीकरण क्या होगा कि आप विदेशी राज्य के नागरिक हैं, आप विदेशी राज्य के नागरिक हैं, और आपने क्या किया कि देशीकरण यानी चाहे तो वो देश का भारतीय राज्य क्षेत्र में समाकलन हो गया, चाहे 12 साल तक आप रहे और उसमें से 5 साल तक फंक्शनल रिलेशनशिप में और 3 साल तक लगातार आप भारत में रहे, तो आप क्या हो गए? आप भारतीय बन गए, यानी देशीकरण आपका हो गया। और अगला है, अगर कोई क्षेत्र भारत में आकर प्राकृतिक कारणों से मिल जाए, या फिर किसी क्षेत्र के जो राष्ट्र प्रमुख हैं या फिर सरकार है वो अपनी संप्रभुता अगर भारत को आंतरिक कर देता है, वह क्षेत्र हमेशा के लिए भारत में मिल जाता है और वहाँ के नागरिक भारतीय बन जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में 5 प्रकार से संविधान शुरू होने से पहले तक स्थितियाँ थीं, लेकिन पंजीकरण और देशीकरण और क्षेत्र का समाकलन हमने 5 समय पे अपनी नागरिकता कानून में संशोधन किया और समय समय पे हमने इसमें चेंजेस किए। जो सबसे लेटेस्ट चेंज है वो नागरिकता संशोधन बिल 2017 है। उससे पहले हमने 2017 को नागरिकता संशोधन बिल 2017 से डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं थी, 2003 से शुरू हुई, अटल जी पहली बार प्रयोग करे, तो PIO और OCI कार्ड बनाया गया, और फिर उसके बाद में PIO OCI कार्ड बनाया गया। तो PIO और OCI क्या है? तो PIO OCI वो स्थितियाँ हैं जहाँ पे कि हम ओवरसीज इंडियन के साथ में जो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कुछ छूट देते हैं कि वो भारत में आएँ और व्यापार वाणिज्य करें, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। बाद में PIO और OCI कार्ड का मर्ज किया गया, और उसके बाद में आगे चलकर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस अपने ओवरसीज इंडियंस को भारतीय मूल से जोड़ने की काम कई बार की गई थी। इस बार भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। उसकी थीम, उसकी स्थितियाँ, तो हमने कहा कि वो एक जो 75 साल का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसी पे आधारित उसकी थीम भी है, और तमाम चीज़ें जो कि ऐसे लोगों को अपने यहाँ पे FDI इनफ्लो या फिर उनको उनसे क्या करने के लिए कि हम तमाम तरह से उनसे जुड़ने और जुड़कर आर्थिक लाभ उठाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। तो PIO OCI एक और वो है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडिया। अब समझिएगा कि OCI या फिर PIO, अब तो दोनों एक ही हो गया, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियन। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो ये व्यक्ति हैं उनके पास में भारत में किसी प्रकार की नागरिकता नहीं है, ये विदेशी पासपोर्ट धारक हैं। भारत ने इन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम चीज़ें की हैं अपने फायदे के लिए, सीधी सीधी बात है। लेकिन NRI क्या है? NRI ऐसे भारतीय हैं जो भारतीय नागरिकता रखते हैं और सरकार से परमिशन लेकर विदेशी राज्यों में रह रहे हैं और उनकी आर्थिक गतिविधि का केंद्र भारत से बाहर है।
अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं नेपाल कुछ दिनों के लिए घूमने चला जाता हूँ तो मैं एनआरआई नहीं कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी आर्थिक गतिविधि का केंद्र भारत के अंदर है, भारत के बाहर नहीं है। तो एनआरआई और ओसीआई और पीआईओ में यही अंतर है, क्योंकि ये व्यक्ति भारतीय है, लौट के जैसे ही इसका वीजा एक्सपायर हुआ लौट कर भारत में आएगा और ये भारतीय नॉर्मल भारतीय होगा। लेकिन ये व्यक्ति विदेशी हैं, हमने इन्हें छूट दी है व्यापार वाणिज्य पे, उनको नागरिकता आसान शर्तों पे दे दी जाती है कि भारत में ये आए और अपना बिजनेस करें। तो अब आते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2017 पर। कहा गया कि ऐसे अवैध प्रवासी का मतलब क्या होता है? अवैध प्रवासी का तात्पर्य एक ही चीज है कि जो व्यक्ति बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के भारत की ये राज्य क्षेत्र में आया है और या दाखिल कर लिया गया है, ठीक है, और वह पता नहीं कब से रह रहा है। अब जैसे सिंपल सी बात है कि एक टर्म होता है मुजाहिर का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको किसी भी देश की नागरिकता नहीं मिली है वो है मुजाहिर। तो ऐसे व्यक्ति, जैसे बांग्लादेश जब बन रहा था तो वहां पे बहुत सारी समस्याएं थी और समस्याओं को होने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने भारत में प्रवेश कर लिया। भारत में प्रवेश किया, वीजा पासपोर्ट बनाया नहीं बनाया, सरकार से पूछा तो सरकार ने क्या सरकार से पूछा नहीं पूछा। तो हमने कहा कि ठीक है, मानवीय आधारों पर दुनिया में प्रवसन होता रहता है, समय समय पे अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियों में प्रवसन होता रहता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति आया और यहीं पर प्रवासी न होकर यहीं पे अपना आर्थिक गतिविधि करने लगा और अब वो एक लंबे समय से भारत में रह रहा है, ठीक है, तो उनके लिए एक संशोधन प्रस्तावित हुआ और कहा गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इनको क्या करेंगे कि अगर जो लोग भारत में आ गए तो हम क्या करेंगे कि इन्हें 14 साल भारत में रहने या 12 साल भारत में रहने के बाद अगर हम चाहें तो इन्हें नागरिकता दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन 12 और 14 सालों में क्या हम कुछ नहीं करेंगे? हम देखेंगे कि वो कितने समय से लगातार रह रहा है, कितने समय से लगातार रह रहा है, उसकी गतिविधियां क्या हैं। तो हमने कहा कि इसीलिए इसका विरोध हुआ कि हमने इस पे मुस्लिम को ऐड नहीं किया। क्यों? तो भारत ने कोर्ट में तर्क दिया कि जो देश हैं यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं या हिंदू समुदाय हैं या फिर गैर मुस्लिम समुदाय हैं, उनके साथ में बहुत भारी मात्रा में भेदभाव किए जाते हैं। स्टैटिक्स अवेलेबल हैं कि तमाम हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाता है या फिर तमाम हिंदुओं को हिंदू होने के कारण मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्या है? एक मुस्लिम राष्ट्र है, उसने स्वघोषित मुस्लिम राष्ट्र है। बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र अपने आप को कहता है। अफगानिस्तान स्थिति जान ही रहे हैं। तो ऐसे में कहा गया कि हम यहाँ के अल्पसंख्यक जो हैं हम उन्हें नागरिकता देंगे। हालांकि इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया, लेकिन वहाँ पे जब पास हुआ आ गया, आने के बाद में पास होने के बाद इसे संसद में पास किया गया और वर्तमान में इसे लागू कर दिया गया। तो समस्या यहाँ पे ये नहीं है कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके साथ में एक और चीज की गई NRC क्षेत्र का समाकरण। इसके साथ नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन NRC
आपने CAA NRC का एक साथ जिक्र सुना होगा। तो CAA NRC क्या है? तो CAA हमने समझा, NRC क्या है? NRC नई चीज है तो नहीं। भारत में पहली बार NRC कब हुई थी, या फिर नेशनल सिटीजन रजिस्टर कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1951 में, 1951 में बनाया गया था। और कहा गया था कि हम NRC नहीं, 1951 में क्यों? दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना। हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, इनको हमने एक रजिस्टर बनाया, राष्ट्रीय रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। तो हमने कहा कि देखिए NRC हम करेंगे समय समय पे। क्या करने के लिए? हमने वो डेटाबेस मेरे पास है जो कि 1951 में हमारे नागरिक थे, ठीक। तो अगर कोई भारतीय वंशक्रम के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ा जो कि NRC 1951 में नहीं, यानी जुड़ा जो उसमें नहीं है, या फिर नहीं जुड़ा जो उसमें, यानी जो भारतीय हैं उन्हीं के पुत्र और उन्हीं के जो वंशक्रम के आगे होंगे वही तो भारतीय होंगे। अगर उन्होंने किसी अन्य प्रकार से नागरिकता नहीं प्राप्त की है तो, यानी जिन्होंने ये नागरिकता नहीं प्राप्त की है वो क्या है? अवैध प्रवासी हैं, ठीक है। तो कहा गया कि 1971 तक, हम 1971 में जो लास्ट असम में ये कह लीजिए जो भारत में क्या किया, हमने NRC बनाया। और 71 में 71 और 72 का वो दशक था, समय था जब बांग्लादेश पे पाकिस्तानी हावी हो रहे थे, मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था उस पाकिस्तानी हावी हो रहे थे और भारत में प्रवसन हो रहा था। तो हमने कहा कि ये वो डेट है, अगर इस समय से पहले NRC में नाम हो या फिर अन्य 12 पंजीकृत स्थितियों, यानी आपके नाम पे जमीन हो, आप जेल गए हो, आपका पुलिस रिकॉर्ड में नाम हो, यानी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन आपका डाटा सरकार के पास हो, और आपका नहीं तो आपके पप्पा का हो, पप्पा का नहीं तो आपके बाबा का हो, लेकिन डाटा होना चाहिए। अगर डाटा नहीं है तो हम ये मानेंगे कि आप इसके बाद, यानी बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन में आप भारत में प्रवेश किए हैं और भारत के अवैध प्रवासी, ठीक है। तो मजा क्या आया? मजा ये आया कि हमने एक तरफ, मतलब जो मजा क्या, जो विपक्ष कहता है कि मजा आ गया, भारत जो है सरकार हिंदूवादी नीति अपना रही है। क्या कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति NRC में अवैध प्रवासी होगा उसे आप CAA के जरिए, जो हिंदू होगा CAA के जरिए नागरिक बना दोगे। किसको? हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, ठीक है। आपने तुरंत क्या बना दिया? उसे भारतीय बना दिया, लेकिन बचा कौन? मुस्लिम। यानी
आप क्या करोगे कि मुस्लिम को ही देश से बाहर निकालोगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या ये मामला नया था? तो नहीं, ये आंदोलन असम गण परिषद आंदोलन लगभग 1980 के दशक से प्रारंभ होता है। और चूंकि ऐसा क्यों होता है, असम छोटा सा राज्य, छोटी सी जनसंख्या, और पूरा का पूरा बांग्लादेश असम में भर गया, मतलब वो अपने ही घर में क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। जो अपने घर में अल्पसंख्यक हो गए तो वो अपनी आवाज उठाएंगे। ऐसे में 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला संज्ञान में लिया और साथ ही असम गण परिषद ने भी ये मामला उठाया। तो असम गण परिषद वर्कर्स नहीं, पब्लिक वर्कर्स एक एनजीओ है जिसने ये मामला उठाया, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दिसंबर 2017 में पहली लिस्ट जारी कर दी जानी चाहिए। क्यों? इससे पहले भी बहुत बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को निर्देशित किया था, लेकिन सरकार तमाम स्थितियों में, चूंकि एनआरसी एक ऐसा मैटर था कि जिसपे अब असम में बहुसंख्यक प्रवासी हैं, जैसे ही हम एनआरसी करेंगे उनके हितों पर चोट पहुंचेगी। वो तमाम किसी न किसी प्रकार से भारतीय नागरिकता का जुगाड़ कर लिए हैं, तो वोट बैंक की राजनीति उनकी समस्या हो जाएगी। तो कहा गया कि ठीक है, एक लिस्ट हम निकालेंगे जिसमें सभी जितने लोग यहाँ से हैं, मतलब यहाँ से पहले कि हैं, वो सब उसमें रहेंगे और बकिया सब अवैध प्रवासी होंगे। तो एक काम करो, इस लिस्ट में नाम रखने के लिए आप एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन में आप कागज दिखाओ। ठीक है, कागज नहीं दिखाएंगे, कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, भाई होगा तब हम दिखाएंगे। तो कहा गया कि इसमें लगभग 32 मिलियन लोगों ने आवेदन किया और 19 मिलियन लोगों ने इस आवेदन को, जिसको माना गया, और अन्य लोगों के आवेदन को खारिज कर दिया गया। और जिनके जो है खारिज किया गया, जिनके आवेदन को, उनसे ये कहा गया कि आपके पास अभी भी एक रास्ता है, विदेशी अपीलीय प्राधिकरण, वहाँ जाएंगे और जाने के बाद में आप अपने तमाम कागज को दिखाएंगे, या यूँ कह लीजिए कि आप ये प्रूव करेंगे कि आप बांग्लादेश से प्रवास करके भारत में नहीं आए हैं, आप भारत से ही हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारी नागरिकता का वर्तमान स्थिति। तो 5 संशोधन जो हमने जीएस की क्लास में पढ़ाए हैं, उस पर उतना प्रश्न नहीं आएगा, और एनआरसी पे भी इस बार नागरिकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ से आपको विधिवत पढ़ के आना है और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, बस एक बार पढ़कर। ठीक है, तो हमने इसके बाद में अगर हम देखें तो नागरिकता के बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा अधिकार आता। तो हमने बड़ा संक्षिप्त में नागरिकता बात की। क्यों? क्योंकि नागरिकता एक ऐसी स्थिति है जिस पे आप लगातार पढ़ते रहते हैं, जीएस में पढ़ते रहते हैं, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मैंने समय देने की कोशिश नहीं की। तो भाग 3 अधिकार। भाग 3 अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार है ऐसी सामाजिक दशाएं या स्थितियां जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आधारभूत है। क्या है? पहली तो सामाजिक स्थिति, क्या? व्यक्ति की व्यक्तित्व विकास आधारभूत है। यानी अधिकार क्या है?
अधिकार हैं, अब यहीं से प्रश्न आया था, अधिकार हैं व्यक्ति के राज्य के विरुद्ध दावे। अगर आप उन 10 सालों के प्रश्न जो हमने अलग से किया कराया था, वहां पे ये चीजें एकदम एग्जैक्टली यही सेंटेंस था, अधिकार क्या है। ठीक है, उसके बाद समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा स्वीकृत या राज्य द्वारा लागू, राज्य द्वारा लागू, यही है अधिकार। व्यक्ति के राज्य के विरुद्ध दावे हैं, और कोई भी अधिकार हो पहले उसे समाज द्वारा स्वीकृत मिलना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए कि जैसे अधिकार ये है कि LGBT कम्युनिटी को विशेष संरक्षण प्राप्त करना, तो समाज ने उनके लिए एक संवेदनशील स्थिति बनाई, और संवेदनशील जब स्थिति बनाई तो उनके अधिकारों के लिए बात उठी, और राज्य में सरकार, और सरकार में आती है न्यायपालिका, तो उन्होंने आर्टिकल 21 के जरिए उनकी भी बातों को सुना। यानी क्या है कि राज्य द्वारा लागू किया जाता है, तो हमारा जो अधिकार है या मूल अधिकार है वो राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो मूल अधिकार की क्या स्थिति है, वो ये 3 स्थितियां बताती हैं, जिसमें से एक स्थिति अक्सर PCS और IS के एग्जाम में पूछी गई स्थितियां। ठीक है, हाँ, अरे मुझे याद आया कि मैंने प्रस्तावना जब मैंने पढ़ाया था तो वाद मैंने छोड़ दिए थे। तो एक बार हम इसको यहीं पे पॉज करते हुए हम वाद पढ़ लेते हैं, क्योंकि वाद से क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो प्रस्तावना जो है, वाद की बात जहां तक है, तो वो प्रश्न ये था कि जो प्रस्तावना है वो प्रवर्तनीय है या नहीं, मतलब लागू किया जा सकता है या नहीं, यानी संविधान का भाग है या नहीं। यानी आर्टिकल जैसे संविधान का भाग होगा नहीं होगा तो 368 उस पर लागू नहीं होगा, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाएगा, और अगर भाग होगा 368 लागू होगा, यानी जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो बेरुवाड़ीवाद में आया, तो बेरुवाड़ीवाद में कहा गया कि जो संविधान का प्रस्तावना है ना, ये संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। ठीक है, यानी अगर आपको संविधान को समझना है तो आपको प्रस्तावना समझनी होगी। तो ऐसी स्थिति में आप जब कुंजी है तो कुंजी में चेंज कर देंगे तो ताला नहीं खुलेगा। तो इसलिए बेरुवाड़ीवाद में कहा गया कि हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते। बेरुवाड़ीवाद शायद स्वतंत्रतावादी 52-53 में आया था, मुझे एग्जैक्टली सन नहीं वो पता है, क्योंकि समस्या ये हो जाती है ना कि सन पूछता भी नहीं है, और सन हमने इस क्लास के लिए अलग से रखा भी नहीं है, क्योंकि इस क्लास में वही है जो चीजें चल रही हैं। केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि ये जो प्रस्तावना है ना, संविधान में जहां पे संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां पे हम इसके आधार पर संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, यानी प्रस्तावना संविधान के व्याख्यान में सहायक है। ठीक है, जब संविधान में व्याख्यान में सहायक है तो आप इस पे संशोधन कर सकते हैं या नहीं। तो केशवानंद भारती में वही आया, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, उतना संशोधन कर सकते हैं जितना कि उसके आधारभूत ढांचे में अंतर न हो। ठीक है, उसके अलावा बेरुवाड़ीवाद में कहा गया संविधान का भाग नहीं है, केशवानंद के वाद में कहा गया संविधान का अभिन्न भाग है, और उसके बाद उसको इसी में बता दिया गया कि जो संविधान में जो प्रस्तावना है वो आधारभूत ढांचा है। बेरुवाद में कहा गया संशोधन नहीं किया जा सकता,
ये सवाल उन्होंने कहा गया संशोधन किया जा सकता है, इसी आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीजें थी जो स्किप हो गई थी और मुझे आज याद आया अचानक पढ़ाते हुए, तो मैंने कहा चलो ठीक है वो कर लेते हैं। तो अधिकार पे वापस आते हैं। तो 1215 में मैग्ना कार्टा, जो कहते हैं अधिकारों का मैग्ना कार्टा, 1215। ठीक है। और 1791 में आया बिल ऑफ राइट, जिसमें कहा गया प्राकृतिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। हाँ, 1791 में। बिल ऑफ राइट। तो कहा गया कि कुछ अधिकार कैसे हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं। आप जैसे ही उदारवाद पढ़ेंगे आप प्राकृतिक अधिकार समझ लेंगे। और कुछ है जो कि विधि द्वारा दे दिया गया, तो उसे कहेंगे क्या कहेंगे, वैधानिक प्राकृतिक अधिकार, मतलब जो प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, यानी जब राज्य नहीं था तो भी ये अधिकार थे। जब राज्य नहीं था तो भी अधिकार थे, जब राज्य नहीं था तो भी ये अधिकार है और प्राकृतिक है, तो क्या राज्य इसका उल्लंघन कर सकता है? नहीं। तो कहा गया प्राकृतिक अधिकार 3 है, एक तो जीवन, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा संपत्ति। आप लॉक पढ़ेंगे तो यहीं से वो अपना उदारवाद शुरू करता, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और ये जो है, जो विधान है वो किसके द्वारा है, राज्य द्वारा विधान किया जाता है, यानी वह राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारी क्या है, वैधानिक अधिकार है। ठीक है। तो मानवाधिकार, अगर इसके आगे चलें तो मैग्ना कार्टा घोषणा और उसके बाद में बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट के बाद में मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो 30 अधिकार हैं जो कि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाए गए। कहा गया कि ऐसा नहीं है 1948 कि मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलेंगे वही क्या है, मानवाधिकार है, मानवाधिकार है। ठीक है। ये कहा गया कि बाध्यकारी तो नहीं किए जा सकते क्योंकि अधिकारों को लागू करने के लिए हमारे पास संसाधन चाहिए, लेकिन हाँ राज्य के लिए यह नैतिक है, यहाँ वो क्या करे, अपने नागरिकों को यह प्रदान करे। ठीक है। तो अगर अधिकारों को हम बांटे दो तरह से, तो ये है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार, यानी सिटीजन एंड पॉलिटिकल राइट, और दूसरा है सामाजिक और आर्थिक अधिकार। तो भारत में अधिकारों के लिए क्या किया गया, तो भारत के अधिकारों में संविधान सभा में पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों समिति का गठन हुआ, जिसमें मूल अधिकारों की कमेटी के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और उसने एक लंबी चौड़ी सूची दी और सूची को 2 भागों में बांट दिया गया। एक जो प्रवर्तनीय था उसे भाग 3 में डालकर मूल अधिकार बना दिया गया, और जो जिसको लागू करने में पैसा लग सकता था, जिसको लागू करने के लिए भारत सरकार को समय और पैसा दोनों चाहिए था, उसे निर्देशक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया और भाग 4 में डाल दिया गया। ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल करेंगे।